यस बेटा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस एंड अलोंग विद फैराडेज लॉ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और इलेक्ट्रोलिसिस, पहले डेफिनेशन करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। इसको हम इसके लिए यूज करते हैं टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ अ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी। मतलब वो रिएक्शन जो है, वो जो सेल है वो वर्क करता है जिसमें जो केमिकल रिएक्शन है वो कौन सा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है उसमें, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इसमें होता है, ठीक है ना। कौन सा, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और किसकी हेल्प से, बैटरी की वोल्टेज की हेल्प से, ठीक है। और इस ऐसे सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब यूजेस की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो है, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन द लेबोरेटरी एंड केमिकल इंडस्ट्री। जैसे एग्जांपल लें तो मेटल की एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ओर, you can do this chemical extraction of metals from ore, that is metallurgy. तो अगर 1 मोल पॉजिटिव चार्ज जो है, इट इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसको बोलते हैं हम 1 फैराडे 96500 कूलम इन is approximate, otherwise it is 96487 कूलम। तो मोस्टली हम डीसी जो है यूज करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज, जैसे Na+ है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने हैं तो वी नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, बट वही Mg2+ है तो वी नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स, और Cu2+ है तो हमें अगेन 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट Al3+ तो वी नीड 3 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट द मेटल। वैसे अगर Cl नेगेटिव है, अगर एक Cl नेगेटिव है तो देखो we will get half Cl2 plus इलेक्ट्रॉन। अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, we get 2 Cl negative plus to give Cl2 and 2 electron. Now quantitative aspects of electrolysis। तो सबसे पहले जो है माइकल फैराडे जो था, he was the first scientist जिसने डिस्क्राइब किया था क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब हम क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो कितनी क्वांटिटी हमें मिलेगी इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की, वी कैन कैलकुलेट। एंड दीज आर टू, एक तो फैराडेज फर्स्ट लॉ और दूसरा सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, amount of substance that deposited or liberated at any electrode during electrolysis, that is proportional to the quantity of electricity passing through the electrolytic solution। कितनी क्वांटिटी आपने पास करी उस पर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर। जैसे मान लिया Q ले लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स, और M जो है वो है मास ऑफ द सब्सटेंस। तो जो मास ऑफ द सब्सटेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स।
और m इज इक्वल टू E इंटू क्यू। E क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो जनरली हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं इसको। यू कैन राइट एज कैपिटल E। Mass of the substance deposited is E into Q. E is electrochemical equivalent. और Q जो है वो क्या होता है? I into T. I क्या है? करंट इन एम्पियर और T टाइम इन सेकेंड्स। तो M क्या हो जाएगा? E इंटू T इंटू T। E इंटू I इंटू T है ना। E क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और दिस इज इक्वल टू कैपिटल E अपॉन 96500। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट ओवर 96500 ये आ जाएगा। तो ये वाला जो है ना फॉर्मूला याद रखना है आपको। E is electrochemical equivalent और इक्वेशन 1 जो है दैट इज कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप ऐसा करना कि ये जो लिखा ना, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्विवेलेंट वेट इंटू I इंटू T अपॉन 96500। ये आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट I जो है, सॉरी इक्विवेलेंट वेट I जो है करंट इन एम्पियर, T इज टाइम इन सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 96500। तो ये फैराडेज फर्स्ट लॉ याद रखना, ये इक्वेशन। नाउ फैराडेज सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अगर सेम क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिसिटी की उसको पास करें हम थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, तो जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड है किसी भी इलेक्ट्रोड पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट्स। क्योंकि देखो सेम सीरीज में लगाए हैं मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, तो उनमें I और T तो सेम होगा, तो बचेगा क्या? ऐसे देखो सीरीज में लगाए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें जब हम करेंगे कि लेट अस से कि M1 और M2 जो है मास है सब्सटेंसेस के, और E1 और E2 उनके इक्विवेलेंट वेट्स हैं, तो M1 ओवर M2 जो है दैट इज इक्वल टू E1 बाई E2 और M1 अपॉन E1 इक्वल टू M2 बाई E2। अब कैसे आया ये देख लो, मैं थोड़ा आपको रिलेशन बता देता हूँ कि जैसे मान लिया मुझे M1 लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रोकेमिकल मींस इक्विवेलेंट वेट इंटू I इंटू T अपॉन 96500। वैसे ही जो सेकंड सेल होगा उसमें मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सेकंड सब्सटेंस इंटू I इंटू T अपॉन 96500। तो M1 divided by M2 that is equal to E1 divided by E2। ये तो IT कैंसल, 96500 कैंसल, तो M1 अपॉन M2 becomes equal to E1 by E2। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि a solution of copper sulfate it is electrolyzed for 10 minutes। तो 10 मिनट्स आपके पास दिए हुए हैं, तो 10 मिनट्स को क्या कर दोगे आप? सेकंड्स में कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि टाइम शुड बी इन सेकंड्स एंड विद द करंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स। तो व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड? तो इसको करने के लिए सिंपल आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? फैराडेज फर्स्ट लॉ, E इंटू I इंटू T अपॉन 96500। और कॉपर सल्फेट में कॉपर किस फॉर्म में है? 2 प्लस,
तो ये आ जाएगा। पहले इक्विवेलेंट वेट निकाल लो कॉपर का, कितना आ जाएगा 63.5/2। तो यहाँ पे 63.5/2 लिख दो। करंट कितना है 10 मिनट्स, 10 इंटू 60 सेकेंड्स मतलब 600 सेकेंड्स हो जाएगा। और जो टाइम हो जाएगा, सॉरी, और करंट जो है वो कितना हो जाएगा 1.5 एम्पियर। Just put the value 63.5/2, 96500 into I 1.5 into 600। ये याद रखना कि यूनिट्स देखो 10 मिनट्स को कई बार टाइम हम देखते हैं, चलो 10 लिख दो, टाइम है सेकंड्स में, वो इंपॉर्टेंट है चीजें है ना, कि कौन सी चीज किस यूनिट में है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो देखो जब आप इसको करोगे तो कैथोड पे रिएक्शन तो ये होगा, कॉपर 2+ है क्योंकि कॉपर सल्फेट है, कॉपर इज इन 2+ फॉर्म, तो वैलेंसी होगी 2। तो इक्विवेलेंट वेट जो है कॉपर 2+ का निकाल लिया हमने। फिर टाइम है 10 मिनट्स, तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। और जो करंट है दैट इज 1.5 एम्पियर। तो क्वांटिटी इसने ऐसे किया है, क्यू पहले निकाल लिया तो एक ही बात है, आई इंटू टी कर दिया। तो एम क्या होता है ई इंटू क्यू अपॉन 96,500। तो E की वैल्यू 63.5/2 है और Q की वैल्यू 900, नीचे 96500, तो 0.29 ग्राम अपना आंसर आ जाएगा। तो दैट्स इट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। समझ आ गया बेटा? ओके, अनु, अनु है गायब? ओके, तो ये क्वेश्चन है, टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं containing 0.25 molar ferrous sulfate and 0.2 molar ferric chloride solutions respectively. They are subjected to electrolysis. The ratio of the weight of iron deposited in two cells under the same time, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो एक फेरस सल्फेट है, दूसरा फेरिक क्लोराइड है। तो अब ऑप्शन दिए है 1:1, 2:1, 3:1 और 3:2। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखो फेरस सल्फेट में Fe is 2+, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, और Fe3+ जो है फेरिक क्लोराइड में Fe3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन। बट यू नो क्योंकि they are subjected to electrolysis, तो रेशियो ऑफ द वेट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड इन द टू सेल्स अंडर द सेम टाइम का मतलब कि वो सेल्स आर इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से, तो होगा ना ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे। का मतलब 3:2 आना चाहिए आंसर। फेरस सल्फेट में 3 आयरन डिपॉजिट होंगे तो Fe3+ वाले सोल्यूशन में 2 आयरन। So it is 3:2। Got it? कैसे करना है देखो, अकॉर्डिंग टू Faraday's second law, ratio of the weight deposited is equal to the ratio of their chemical equivalent weights, W1 by W2 equal to E1 by E2। तो इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट तो दोनों का 56 है, और एक क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2 और दूसरा डिवाइड बाई 3, तो रेशियो आ जाएगी 3:2। ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 5.4 gram of aluminium when given electrode is represented by
ओके, हमें एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो है वो तो इस फॉर्म में होगा ना, एल्यूमिनियम 3+। तो अगर मैं 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होगा? 27 ग्राम। एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। तो 27 ग्राम के लिए 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है, मतलब 3 × 96,500 कूलम। तो ये आंसर तो गलत होगा, मतलब ये नहीं होगा। तो कूलम्स में आंसर आएगा, तो कूलम्स में कन्वर्ट कर लो पहले। तो 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए 3 × 96,500 डिवाइडेड बाई 27 × 5.4। तो आई थिंक कि ये तो 5.4 और ये तो 5 होगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या 5 ही होगा। 5.4 × 5 इज 27। तो अब 96,500 और ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 546 9 × 3 कितना हो गया? 0 9। तो इट इज 57,900 का मतलब इट इज 57900 कूलम। कैसे किया देखो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ 96,500 कूलम्स डिपॉजिटेड 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, that is 27/3, 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जो है was deposited by 96,500 कूलम्स। तो 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम it was deposited by 96,500 into 5.4/9, it is 57,900 coulomb. According to second law of Faraday's electrolysis, the correct one is yes, but which one is correct? No. One, two and फोर, क्योंकि देखो मैं क्या है, वेट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड, वेट ऑफ क्लोरीन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ सिल्वर, मास ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। इसमें क्या हो रहा है, मास ऑफ सिल्वर और यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, उल्टा हो गया ना। क्या होता है m1/m2 इक्वल टू E1/E2। तो 1 2 and 4 आर करेक्ट। Now products of electrolysis, that is also very important topic. तो प्रोडक्ट्स जो है इलेक्ट्रोलिसिस के डिपेंड करते हैं, एक तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा इलेक्ट्रोड्स। नाउ नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलिसिस गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स।
और पे डिपेंड करता है ऑन द कंडीशन। तो इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोड जो इनर्ट हो, इनर्ट मतलब विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, और सिर्फ क्या एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ सिंक्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। और दूसरे इलेक्ट्रोड होते हैं रिएक्टिव, क्योंकि इलेक्ट्रोड रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था तो उसमें ये यूज करते थे हम, याद है, लोन की लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होगी, वो एनोड की तरह बिहेव करेगा और वो होगा नेगेटिव साइन, साइन क्या होगा, नेगेटिव। बट यहाँ पे जो एनोड है उस पे साइन होगा पॉजिटिव, कैथोड पे साइन होगा नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में याद रखना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, रिएक्शन वैसे ही रहेंगे। तो का ई नॉट ऑक्सीडेशन की वैल्यू हायर होगी वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा, और जिसकी रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उस पे रिडक्शन होगी। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है अलग अलग आयंस का। आयोडाइड का सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, आयोडाइड का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड एंड देन फ्लोराइड, फिर आते हैं नाइट्राइट, नाइट्रेट और सल्फाइड, सल्फेट और फॉस्फेट। मेन ये है देखो कि वाटर में अगर ये होंगे तो पहले ये ऑक्सीडाइज होंगे, के बाद बाकी, हाइड्रोक्साइड से ज्यादा इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो ऑल मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, उनका जो ई नॉट वैल्यू होगा वो लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा। और हाइड्रोजन जो है कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड 0, ठीक है। और जो मेटल्स लेस रिएक्टिव होंगे हाइड्रोजन से उनका ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर कोई भी मेटल जिसका ई नॉट रिडक्शन मतलब रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, ठीक है, तो मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल मेटल से कम है, हाइड्रोजन से कम है। और ऐसे ही मेटल जो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। जैसे देखो ये लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, इनका देखो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है, कम किसका है, लिथियम का। तो मतलब लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम जो है दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, फिर आ जाए और कॉपर, सिल्वर, मरकुरी हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम, गोल्ड। प्लेटिनम, गोल्ड ये तो ऑलमोस्ट इनर्ट ही होते हैं, इनका रिडक्शन देखो जो रिडक्शन पोटेंशियल है इट इज वेरी हाई। एक्वा सॉल्यूशन सॉल्ट का है तो उसमें मेटल जो है इज लेस रिएक्टिव, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, देन हाइड्रोजन, तो दैट विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। अगर मेटल लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से तो वो डिपॉजिट होगी कैथोड पे। अगर मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से
तो हाइड्रोजन लिबरेट होगी कैथोड पे, क्योंकि अगर मान लिया रिडक्शन पोटेंशियल मेटल का हाई है तो दैट विल गेन इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू H प्लस आयन, और अगर मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, कम रिडक्शन पोटेंशियल मींस मेटल इज मोर रिएक्टिव, तो फिर H प्लस आयन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना देगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लिबरेट होगी कैथोड पे। एक्वा सोल्यूशन अगर सल्फेट नाइट्रेट आयंस जो हैं है ना, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो वहां पे वाटर जो है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है और वो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन एट एनोड। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यूज्ड NaCl है ना, तो प्लेटिनम ही एनोड ये और प्लेटिनम ही कैथोड यूज्ड NaCl के केस में। तो Na प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Na बनाता है, Cl नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 बनाता है, कैथोड पे रिएक्शन और एनोड पे रिएक्शन। फ्यूज्ड NaOH, फ्यूज्ड मतलब कि एक्वा सॉल्यूशन नहीं है ये, है ना, तो दोनों इसमें भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है, सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और OH नेगेटिव आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और O2 गैस बनाता है। अगर एक्वा सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोड वही है, इनर्ट इलेक्ट्रोड इनको बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड यूज्ड आर इनर्ट। तो एक्वस में कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, क्योंकि पोटेशियम जो है हाईली रिएक्टिव है, दैट विल नॉट गेन इलेक्ट्रॉन। कौन गेन करेगा, वाटर, वाटर गेन करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा और एनोड पे Cl नेगेटिव देगा, क्लोरीन गैस। वैसे पोटेशियम सल्फेट है, तो देखो अभी पढ़ा था हमने कि सल्फेट नाइट्रेट हो तो वो एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं, तो सल्फेट नहीं करेगा तो कौन करेगा इन कंपैरिजन, हाइड्रोक्साइड। K प्लस नहीं करेगा तो कौन करेगा, H प्लस। तो देखो इट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। K2SO4 जो है उसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है कैथोड पे और O2 एट एनोड। H2O ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है और H2O ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एक्वस CuCl2 में कॉपर और क्लोरीन, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ऐसे ही एक्वस कॉपर सल्फेट है, मैंने बताया कि सल्फेट जो है और नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं, कौन करता है के कंपैरिजन में, वाटर। कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर बनाएगा और एनोड पे वाटर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और बनाएगा ऑक्सीजन गैस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इलेक्ट्रोड्स की अरेंजमेंट, इसके ऑर्डर में, इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सामने आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मैं अभी हमने पहले भी किया था कि ये जो है ना इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं कैथोड पे, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू वाटर, और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं। अगर वो प्रेजेंट है एक्वा सॉल्यूशन में तो H प्लस वाटर ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो देखो ये वैल्यूज है, लिथियम की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव है, तो लिथियम पोटेशियम कैल्शियम जिंक की वैल्यू नेगेटिव है, कॉपर सिल्वर फ्लोराइड क्लोरीन वैल्यू पॉजिटिव है। देखो नेगेटिव ई नॉट मीन्स कि redox कपल जो है is a stronger reducing agent than the
हाइड्रोजन कपल, है ना। फिर पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू है, का मतलब है जो रिडॉक्स कपल है दैट इज अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन द हाइड्रोजन कपल। तो मेटल with higher negative potential that displaces a metal with lower negative potential or positive potential from aqueous salt solution of the metal। एक बार फिर पढ़ो, metal with higher negative potential that displaces a metal with lower negative potential or positive potential from the aqueous solution। जैसे मान लिया आपके पास जो है ना कॉपर 2+ है और Fe है, let us say, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट यू नो। तो आयरन जो है वो सोल्यूशन में चला जाएगा और कॉपर जो है वो रिकवर हो जाएगा। देखो, मेटल विद हायर नेगेटिव पोटेंशियल का हायर नेगेटिव पोटेंशियल है, इट डिस्प्लेसेस अ मेटल विद लोअर नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल, कॉपर का तो पॉजिटिव है ना, फ्रॉम द एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द मेटल। ठीक है, मतलब मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, यू कैन से 10th में जैसे पढ़ते हैं वैसा ही है। तो फॉर एग्जांपल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट तो गिव जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो द मेटल अबव हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। हाइड्रोजन से ऊपर जो होगी वो डिस्प्लेस कर देगी हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, क्योंकि होगा क्या, जो ऊपर होगा वो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इज लाइक दिस। तो मेटल अबव द हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस, मतलब इसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा मेटल का, कि ऊपर है ना उसके, तो दैट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। सोडियम है, जिंक है, इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। मतलब लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेटल जो है स्टोर्ड इन हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सॉल्यूशन। जैसे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं कॉपर पॉट में, बट वही कॉपर सल्फेट जो है दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक पॉट। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो तो उसकी तो ऑक्सीडेशन होनी चाहिए जो कि है ही ऑलरेडी, बट कॉपर जो है अगर प्रेजेंट है, आपको पता है कि जो E0 वैल्यू है कॉपर की होती है बेटा +0.34 वोल्ट, और वही E0 वैल्यू जो जिंक की है वो होती है -0.76 वोल्ट। ठीक है ना। तो जो कॉपर है की वैल्यू जो है और पॉजिटिव है, तो ये तो इस अगर हम रिएक्शन करें तो कॉपर 2+ जो है वो जिंक से रिएक्ट करेगा और कॉपर की होगी रिडक्शन और जिंक की हो जाएगी ऑक्सीडेशन। इन दिस वे जिंक सल्फेट सोल्यूशन को स्टोर कर सकते हैं कॉपर पॉट में, बट कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक पॉट। aqueous NaCl on electrolysis gives, चलो अब ऐसे ही करते हैं। aqueous मतलब Na+ है, Cl नेगेटिव है और वाटर है, तो अगर कंपेयर करेंगे हम तो कैथोड पे तो सही है, Cl नेगेटिव आयन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, अभी पढ़ा हमने। बट आयोडाइड क्लोराइड, आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड एंड देन वाटर, है ना, OH नेगेटिव। बट अगर हम Na+ और वाटर को देखें तो वाटर विल गेन इलेक्ट्रॉन rather than sodium। Sodium is more reactive,
तो कैथोड पे बनेगा हाइड्रोजन और एनोड पे क्लोरीन। देखो Cl2 H2 O2 H2 H2 O2 या H2 Cl2, तो कैथोड पे बनेगा H2, है ना, और एनोड पे Cl2। तो ये एक पार्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज बैटरीज। पढ़े ये है लड़की, क्या नाम है इसका बेटा? आप पहले आंसर क्यों नहीं किया? मैंने पूछा था। ओके कोई बात। ओके नाउ टू द बैटरीज। तो बैटरी जो होती है एक्चुअली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गैल्वेनिक सेल्स इन सीरीज। जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं दो या दो से ज्यादा गैल्वेनिक सेल्स को, तो उस जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं हम बैटरी। तो कोई भी बैटरी जो है, यूजफुल बैटरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो लाइट और कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, और उसका जो वोल्टेज है दैट शुड नॉट वेरी अप्रिशिएबली ड्यूरिंग इट्स यूज। तो फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, स्टेडी होना चाहिए वोल्टेज, एंड इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग इवन व्हेन इट इज नॉट इन यूज। ऐसा नहीं कि 10 दिन बैटरी यूज ना करे और वो जो है वो उसका वोल्टेज वैनिश हो जाए जब वो खराब हो जाए। तो बैटरी दो तरह की होती है, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज कौन सी होती है? क्योंकि एक बार यूज करे तो उसके बाद वो डेड हो जाए, रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए, एंड दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, उसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी बैटरीज। जैसे ड्राई सेल है, लेक्लेंची सेल है या मर्क्यूरी सेल है, ये दो सिलेबस में है। ड्राई सेल में एनोड होता है जिंक कंटेनर, और कैथोड जो है वो कार्बन रॉड surrounded by powdered MnO2 and carbon। और जो स्पेस होता है between the electrodes that is filled by moist paste of ammonium chloride and zinc chloride। जैसे ये देखो ये लेंचे सेल है, ये जो रॉड है इट इज कार्बन रॉड, है ना, और ये ऊपर का कंटेनर जिंक का है, और इसमें जो पेस्ट अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट है अलॉन्ग विद, इसमें कार्बन रॉड पे क्या होता है MnO2। तो देखो ये MnO2 और कार्बन ब्लैक है, उसमें अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, ये कार्बन रॉड है जो कैथोड की तरह एक्ट कर रही है, ये जो है जिंक है जो एनोड है। रिएक्शंस की बात करें तो एनोड पे जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है पहले, जिंक से जिंक 2+ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे MnO2 जो है वो NH4+ के साथ एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बनाता है MnOOH along with अमोनिया। अब ये जो अमोनिया गैस है, क्योंकि ये तो क्लोज्ड होता है ना पूरा कंटेनर, तो अगर अमोनिया गैस डिवेल्प होती रहेगी तो वो तो ब्लास्ट हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है कि जो जिंक आयंस होते हैं वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं ताकि वो प्रेशर वहां पे जनरेट ना हो, और इसका जो सेल वोल्टेज होती है दैट इज 1.5, और इसको हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर्स में और क्लॉक्स में। सेकेंड इज मर्क्यूरी सेल। तो मर्क्यूरी सेल में एनोड और ये एनोड कैप
साथ में गैसकेट, सेपरेटर, कैथोड और सेल कैप। तो इसमें ये जो जनरली होता है ना वॉचेस में, ये सेल यूज करते हैं हम। तो देखो जिंक अमलगम जो है वो एनोड की तरह एक्ट करता है यहाँ पे, और जो HgO और कार्बन का जो मिक्सचर है दैट एक्ट एज कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइट होता है पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस एनोड पे जिंक अमलगम जो है वो KOH की प्रेजेंस मतलब OH नेगेटिव की प्रेजेंस में बनाता है जिंक ऑक्साइड along with water and electrons। और कैथोड पे जो HgO है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, वो वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके मर्क्यूरी लिक्विड बना देता है। तो ये एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होते हैं, और ओवरऑल रिएक्शन में कहीं भी आयन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसके वोल्टेज हमेशा ही कांस्टेंट रहती है टिल इट्स डेथ। ई नॉट वैल्यू 1.35। और hearing aids में, वॉचेस में, कैमरास में we use this type of cell। Okay, in dry cell cathode is zinc, carbon, zinc plus ammonium chloride और carbon plus MnO2। कौन सा था ड्राई सेल में कैथोड? अभी किया, इट इज कार्बन, ठीक है, दैट इज एक्टिंग एज कैथोड surrounded by MnO2। A depolarizer used in Leclanche cell is MnO2, that is used at the cathode। कार्बन रॉड के सराउंडिंग MnO2 होता है ना, that act as depolarizer। Leclanche cell में zinc rod is placed in 20% ammonium chloride। It is not given in NCERT, but keep in mind it is placed in 20% ammonium chloride। Now secondary batteries। अब सेकेंडरी बैटरीज जो है क्या होती हैं, जो कि हम रीयूज कर सकते हैं। आफ्टर इट यूज्ड इट कैन बी रिचार्ज्ड एंड कैन बी यूज्ड अगेन। तो जो गुड सेकेंडरी सेल होते हैं दे अंडरगो लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल। जैसे मोबाइल बैटरी भी क्या होगी, सेकेंडरी बैटरी होगी ना, तभी तो एक बार डिस्चार्ज होती है, फिर हम रिचार्ज करते हैं, फिर यूज कर लेते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो कार्स में यूज होती है, लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, जो एनोड होता है और दूसरा कैथोड और तीसरा नेगेटिव प्लेट, जो लेड ग्रिड्स होती हैं फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड, और दूसरा पॉजिटिव प्लेट्स जो है वो लेड ग्रिड्स फिल्ड विद ओशन। तो एनोड पे जो ग्रुप ऑफ लेड प्लेट्स हैं में कंप्रेस्ड स्पॉन्जी लेड है, और एनोड जो है ग्रिड ऑफ लेड विच इज पैक्ड विद लेड ऑक्साइड PbO2 होता है इसमें, है ना। So now इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, 38% सल्फ्यूरिक एसिड। जब सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो इट्स फंक्शन एज वोल्टेज सेल। एनोड पे Pb सॉलिड जो है वो सल्फेट आयन के साथ बनाता है PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पे PbO, सॉरी ये रिएक्शन गलत है, इट इज Pb, देखो Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव गिव PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे PbO2 जो है along with सल्फेट
सल्फेट एंड H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बनाता है PbSO4 along with 2H2O। ये रिएक्शन याद रखना। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? Pb सॉलिड PbO2 सॉलिड प्लस देखो 4H प्लस और SO4 2 नेगेटिव 2 हो जाएंगे तो 2H2SO4 तो गिव 2 PbSO4 प्लस 2H2 तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाएगा। Pb solid PbO2 solid plus 2H2SO4 to give 2 PbSO4 and 2 H2। और on charging the discharge battery जो overall reaction है that is reversed तो PbSO4 solid जो है एनोड पे और कैथोड पे that is converted back into Pb and PbO2। चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है? वाटर इज कंज्यूम्ड और H2SO4 इज प्रोड्यूस्ड। तो देखो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं Pb PbSO4 H2SO4 aqueous और PbO2 एंड Pb इस तरह से हम इसको ऑल ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में वी कैन यूज लेड स्टोरेज बैटरी। नाउ निकल कैडमियम बैटरी तो निकल कैडमियम बैटरी में जो पॉजिटिव प्लेट है और उसमें सेपरेटर लगाते हैं और फिर नेगेटिव प्लेट, इसकी एडवांटेज क्या है? इट हैज लॉन्गर लाइफ देन द लेड स्टोरेज बैटरी बट इट इज कॉस्टलियर। ठीक है, वो इसकी डिसएडवांटेज है। एनोड पे कैडमियम और कैथोड जो है दैट इज हाइड्रेटेड निकल ऑक्साइड ऑन निकल में इलेक्ट्रोलाइट होता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओवरऑल सेल रिएक्शन देख लो, निकल हाइड्रोक्साइड और कैडमियम और बनता है कैडमियम ऑक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड, डाई हाइड्रोक्साइड और ट्राई हाइड्रोक्साइड, बस ये डिफरेंस। इन कैलकुलेटर्स, पोर्टेबल पावर टूल्स इट इज यूज्ड। और मैंने इसकी डिसएडवांटेज बता दी आपको, इट इज कॉस्टलियर। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स cost it is less used. Which of the following is secondary battery? Dye cell, Eclanche cell, mercury cell या lead storage battery? Yes, very easy question. अनु बताओ, which of the following is secondary battery? Is lead storage battery. Very good. The equivalent weight of H2SO4 in lead storage battery is what is the equivalent weight of H2SO4? 98 is its molecular weight, but equivalent weight भी इसका नहीं होगा, 99 नहीं होना चाहिए। तो 98 लिखा है इसने, पर H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट हुआ ना 98, इक्विवेलेंट वेट भी आई थिंक 49 होना चाहिए। मैं गलत दिखा है, आपने सही बोल दिया, पता नहीं 49 होना चाहिए, इसमें भी गलत लिखा है। 2 moles of electrons are involved. As 2 moles of electrons are involved, 2 moles of H2SO4, 1 mole H2SO4 involved 1 electron. Okay, transfer of electrons involved is only 1, so it is 98. क्योंकि ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या था? Pb plus PbO2 plus 2H2SO4 ओवरऑल रिएक्शन था ना, तो PbSO4 और 2H2 है ना,
ये था रिएक्शन। ओके दैट्स वाई, क्योंकि Pb से PbSO4 ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, again PbO2 से Pb again 2 electrons and 2 H2SO4 are used. 2 moles of electrons are transferred and 2 moles of H2SO4. I came to know first time, मैंने पहली बार ये क्वेश्चन I come across first time. So equivalent weight of H2SO4 in lead storage battery is 98. I hope कि आपने कब मारा, कि पता था आपको? तुक्का मारा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो 98 है, दैट एवरीबॉडी नोज, और इक्विवेलेंट वेट वही होता है कि 2H प्लस देता है, इसलिए 98/2 49 ही बोलते हैं हर कोई बात नहीं। तो चलो तीर या तुक्का वो हो गया, तो आपका सही लग गया है। तो याद रखना कि लेड स्टोरेज बैटरी में इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज 98। अब फ्यूल सेल बचा है, उसको भी खत्म करते हैं आज, है ना टाइम अपने पास? हाँ जी, हाँ बेटा भेज, ठीक है बेटा। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, फ्यूल सेल्स, और क्या है, क्रोजन। लास्ट टॉपिक्स है। फ्यूल सेल्स जो हैं क्या होते हैं? दे आर द गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइंड टू कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन of fuels like hydrogen, methane, methanol directly into electrical energy। इसलिए इसको फ्यूल सेल बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एनर्जी ऑफ कंबशन है of fuels, that is directly converted into electrical energy। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, दैट इज द मेन पार्ट। देखो इसमें क्या होता है कि ये दो ग्रिड्स है, ग्रिड ऑफ लेड, इसमें जो है पर्टिकुलर कैटलिस्ट है, और ये जो है NaOH ले सकते हैं या KOH ले सकते हैं, के ऊपर वाटर है ना, और इसको हम एनोड और कैथोड को जोड़ देते हैं बैटरी से, सॉरी मोटर से, है ना। तो ये इधर कैथोड है, इधर एनोड है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास होती है, इधर से ऑक्सीजन गैस पास होती है, और ऑक्सीजन जो है उसकी रिडक्शन होती है इनटू OH नेगेटिव, और हाइड्रोजन जो है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। तो मतलब बाई प्रोडक्ट इज वाटर एक्चुअली। तो ये सेल जो है तो यूज करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। सेल में 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, प्लेडियम, इलेक्ट्रोड्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो सके। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस जो हैं दे आर फेड इनटू 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, और वो स्लोली डिफ्यूज करती है थ्रू द इलेक्ट्रोड्स, और इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट करती है इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट। एनोड पे रिएक्शन होता है, ये H2 गैस जो है वो OH नेगेटिव आयन के प्रेजेंस में वाटर बनाता है एंड लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड जो है पे ऑक्सीजन जो है वो वाटर की प्रेजेंस में 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बनाता है OH नेगेटिव। तो देखो एक तरफ OH नेगेटिव आयन यूज हो रहे हैं, एक तरफ OH नेगेटिव प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओवरऑल सेल रिएक्शन में OH नेगेटिव आएगा ही नहीं, H2H2 प्लस O2 टू गिव 2H2, ये प्रोडक्ट में वाटर एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रही है। तो वाटर वेपर जो प्रोड्यूस होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस, दे वर कंडेंस्ड and that is added to the drinking water supply for the astronauts। ये अपोलो स्पेस प्रोग्राम में it is used।
और फ्यूल सेल जो है दे आर पोल्यूशन फ्री, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज वाटर ओनली। और एफिशिएंसी निकाल सकते हैं फ्यूल सेल की यूजफुल वर्क डन ओवर heat of combustion, delta G upon delta H. Okay, so efficiency of fuel cell is delta G not upon delta H not into 100, और N जो है that is minus delta G minus NFE not cell on delta H to 100. Which of the following cells can convert chemical energy of hydrogen and oxygen directly into electrical energy? Mercury cell, Daniel cell, lead storage cell or fuel cell? So obviously you know, क्योंकि अभी किया हमने इसलिए it is fuel cell. Hydrogen oxygen fuel cell is primary cell, secondary cell or can't be predicted. कौन सा cell है? Primary, secondary ये दोनों या it is not predicted. It is actually secondary cell because it can be reused again and again. Just it is continuous cell means as long as we provide the hydrogen and oxygen as a fuel, it will work. Okay, infinitely. Thermodynamics efficiency of the cell is given by NFE upon delta H. Last topic of the day, corrosion. So what is corrosion actually? It is yes, rusting is one of the example of corrosion. It is not corrosion actually. It is not defined as corrosion. Rusting is an example of corrosion. Okay, because rusting means corrosion of iron. So rusting बोलते हैं. Corrosion is actually deterioration of a substance because of its reaction with the environment. Due to corrosion, metals have tendency to go back to their combined state because metal in free state is unstable. Okay, so it wants to be in a stable state. So when it combines with some element, some compound, it reacts with some compound, it gives the combined form again. Okay, so that is called corrosion. In this way, the substance that is destroyed, we can say. Rusting of iron is one of the examples. See, tarnishing of silver sulfide is formed. Development of green coating on copper. देखा होगा कॉपर वेसल अगर घर पे हो है ना तो वो उस पे ग्रीन कोटिंग हो जाती है. होता क्या एक्चुअल में it is also an electrochemical process phenomenon but it is very slow. होता है एक पर्टिकुलर स्पॉट जो which is made of iron उस पे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, और उस स्पॉट को हम बोलते हैं एनोड. एनोड पे ये रिएक्शन होता है कि Fe से Fe2 प्लस साइन बन जाते हैं कि ई नॉट वैल्यू जो है Fe की होती है -0.44 वोल्ट और इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं एनोडिक स्पॉट पे वो मेटल के थ्रू मूव करते हैं और अनदर स्पॉट पे जाते हैं मेटल पे जहां वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन और वो स्पॉट बिहेव करती है एज अ कैथोड. कैथोड पे ये रिएक्शन होता है O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन टू गिव 2H2. अगर एसिडिक मीडियम है तो वो रिएक्शन होगा 2H2. Now Fe2 plus it is unstable. तो स्पॉट जो है Fe2 प्लस आयन इसलिए फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड बनाते हैं फेरिक आयंस
और वो इन द फॉर्म ऑफ रस्ट मिलता है ना, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, एंड विद फर्दर प्रोडक्शन ऑफ H+ आयन। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम कोरोजन को? पहले तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम सरफेस ऑफ द मेटल जो है उसको कवर कर दें पेंट से या कुछ किसी केमिकल से, या कवर कर दें सरफेस को बाय अदर मेटल्स जो कि इनर्ट हो या फिर रिएक्टिव हो, सेव द ऑब्जेक्ट, मतलब वो होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। हम जिंक यूज करते हैं जनरली, जिंक इज मोर एक्टिव देन सल्फर, सॉरी देन आयरन। इस तरह से जिंक जो है उसको सैक्रिफिशियली प्रोटेक्ट करती है। और टू प्रोवाइड अ सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड ऑफ अनदर मेटल, वो कब यूज करते हैं हम? जैसे अंडरग्राउंड पाइप्स होती है ना, तो हम अंडरग्राउंड पाइप्स को क्या करते हैं कि उनको किसी किसी पॉइंट पे अंडरग्राउंड पाइप्स को जैसे मोर एक्टिव मेटल से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब तक वो मेटल रहेगी जैसे मैग्नीशियम, तो ये क्या करेगा कैथोड, तो इसकी कोरोजन नहीं होगी, और इस तरह से वो खुद कोरोड होता है एंड सेव्स द ऑब्जेक्ट, जो भी आयरन का पाइप्स होंगी। एसिड, तो कोरोजन जो है फिजिकल चेंज है, न्यूट्रलाइजेशन है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, या थर्मोकेमिकल चेंज? यस बेटा, कोरोजन क्या है, कौन सा चेंज है? यस, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। Metals with high concentration of oxygen on its surface, that part act as anode, cathode, electrolyte या insulator? अभी पढ़ा हमने, जहां हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी ऑक्सीजन की, वो पार्ट क्या करेगा? कैथोड। अभी नहीं पढ़ा हमने? फ्रूट्स इन alkaline solution, acid solution, neutral solution, all of them is 2 molar acidic solution में जिंक जो है दैट को। थैंक यू ऑल। ठीक है बेटा, कर लोगे ना? तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा पूरा हो गया है, और इससे रिलेटेड अब हम एमसीक्यूज कर लेंगे, क्योंकि इसमें हो सकता है इस बार एमसीक्यूज भी आए, तो असर्शन रीजन टाइप। ठीक है, मैं ये वीडियो भी शेयर कर देता हूँ आपसे। That's all. Thank you so much, all of you. Great day, happy learning, and